पिछले 100 सालों में साइंस ने कमाल का प्रोग्रेस किया है। पहले भी स्कॉलर्स ने दुनिया और ब्रह्मांड को समझने के लिए टूल्स का इस्तेमाल किया था, लेकिन 1900 के बाद तो साइंस की दुनिया में बहुत तेजी से डेवलपमेंट्स हुई हैं। देखो, पहले के जमाने में जब से इंसान ने सभ्यता बनाई है, तब से लेकर करीब 500 BCE तक लोग प्राकृतिक घटनाओं को समझने के लिए भूत प्रेत या देवी देवताओं का सहारा लेते थे। लेकिन फिर ग्रीस के स्कॉलर्स ने दिखाया कि अकल, ऑब्जर्वेशन और मैथ्स से भी दुनिया को समझा जा सकता है। एनाक्सीमेंडर नाम के एक फिलोसफर ने समझाया कि बारिश आसमान से कैसे होती है। उन्होंने कहा कि यह किसी देवता के कृपा से नहीं, बल्कि इवेपोरेशन की वजह से पानी आसमान में जमा होता है और फिर जमीन पर गिर जाता है। फिर डेमोक्रिटस ने बोला कि दुनिया में सब कुछ छोटे छोटे एटम्स से बना है और ये एटम्स इतने छोटे होते हैं कि आप उन्हें और छोटा नहीं कर सकते। प्लेटो और अरस्तु ने भी कहा कि मैथ्स से हम यूनिवर्स को समझ सकते हैं। 100 CE में टॉलेमी ने ग्रहों की गति के फॉर्मूले बनाए, जिससे हम उनके फ्यूचर पोजीशंस प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फिर मिडिल एजेस में कोपरनिकस और गैलीलियो ने मैथ्स और रीजन का इस्तेमाल करके दिखाया कि सोलर सिस्टम में सूरज को सेंटर मान के सेलेस्टियल बॉडीज के ओन ऑर्बिट्स को बेहतर कैलकुलेट किया जा सकता है। गैलीलियो ने टेलीस्कोप से मून के पहाड़, सैटर्न के रिंग्स और जुपिटर के मून्स देखे। उन्होंने साइंटिफिक मेथड भी बनाया, जिसमें रिगोरस और रिपीटेबल एक्सपेरिमेंट्स से हाइपोथेसिस टेस्ट किए जाते हैं। गैलीलियो ने यह भी दिखाया कि गिरने वाले ऑब्जेक्ट्स की स्पीड कांस्टेंट नहीं होती, बल्कि उनका एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है, जो कि हर सेकंड अर्थ पर 9.8 मीटर पर सेकंड की रेट से बढ़ता है। सोचो, गैलीलियो के कैलकुलेशंस के करीब 100 साल बाद 17वीं सदी में साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन ने गैलीलियो के काम को नए नजरिए से देखा। न्यूटन ने एक छोटा मून का थ्योरेटिकल टेस्ट किया जो अर्थ के सरफेस के ऊपर ऑन ऑर्बिट कर रहा था, और उन्होंने रियलाइज किया कि ऑन ऑर्बिटिंग बॉडी के कर्व और स्पीड को अफेक्ट करने वाला फोर्स शायद वही था जो गैलीलियो के गिरने वाले ऑब्जेक्ट्स के पीछे था। न्यूटन को पता चला कि कोई तो बड़ा फोर्स काम कर रहा है जो मून को अर्थ के चारों तरफ घुमा रहा है और ऑब्जेक्ट्स को जमीन पर गिरता है। इसी से उन्होंने अपनी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की थ्योरी डेवलप की। न्यूटन की थ्योरी ने यूनिवर्स की एक नई तस्वीर पेश की, जिसमें स्पेस के वास्टनेस में बॉडीज एक दूसरे की तरफ ग्रेविटी के कांस्टेंट फोर्स से खिंचती हैं। यह थ्योरी साइंटिफिक समझ में एक बड़ी छलांग थी, क्योंकि पहली बार हमने एक ऐसे फोर्स को पहचाना जो अर्थ के लॉज को सेलेस्टियल बॉडीज के लॉज से जोड़ता है। न्यूटन जीनियस थे, लेकिन उन्हें पता था कि पिक्चर अभी भी अधूरी है। अभी भी कुछ मिस्टीरियस फोर्सेस थे जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुई थी। 19वीं सदी में ब्रिटिश साइंटिस्ट्स माइकल फैराडे और क्लर्क मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डिस्कवर किया, वो फोर्स जो एटम्स को बाइंड करता है मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए और जो इलेक्ट्रॉन्स को एटम्स के अंदर रखता है। लेकिन शायद और भी इंपॉर्टेंट था फील्ड का कॉन्सेप्ट। फैराडे और मैक्सवेल ने सुझाव दिया कि स्पेस में एक इनविजिबल वेब या फील्ड है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस को एक्ट करने देता है। फील्ड का कॉन्सेप्ट 1905 में पक्का हो गया, जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने स्पेशल रिलेटिविटी की थ्योरी दी, जो न्यूटोनियन फिजिक्स को रीसेंट थ्योरीज के साथ मिलाने के लिए थी। आइंस्टीन के रेडिकल न्यू थ्योरी से पता चला कि अलग अलग ऑब्जर्वर्स टाइम और स्पेस के लॉज को उनके यूनिक कंडीशंस के हिसाब से अलग तरीके से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अचानक टाइम भी अब यूनिवर्सल एब्सोल्यूट नहीं रहा, और ये एक बड़ा खुलासा था, लेकिन आइंस्टीन अभी शुरू ही किए थे। 1905 में आइंस्टीन के स्पेशल रिलेटिविटी के थ्योरी ने साइंस कम्युनिटी में काफी चर्चा बटोर ली थी, लेकिन 10 साल बाद उनकी जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी को एक शानदार साइंटिफिक सोच के रूप में देखा गया। जनरल रिलेटिविटी ने सभी पदार्थ और स्पेस को एक ही ग्रेविटेशनल फील्ड के नियमों के अधीन लाकर एक नई सोच पेश की। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस को एक साथ लाया था, आइंस्टीन ने ग्रेविटेशनल फील्ड को इंट्रोड्यूस करके स्पेस की अवधारणा को फिर से परिभाषित किया। स्पेस को हमेशा खाली माना जाता था, लेकिन आइंस्टीन ने बताया कि ऐसा नहीं है। जनरल रिलेटिविटी के अनुसार स्पेस ग्रेविटेशनल फील्ड है और यह लगातार सभी पदार्थ को प्रभावित करता है। न्यूटोनियन दुनिया में स्पेस और पदार्थ के बारे में अलग अलग सोचा जाता था, लेकिन अब आइंस्टीन ने सुंदर तरीके से समझाया कि कैसे द्रव्यमान स्पेस के आसपास की जगह को मोड़ सकता है, जिससे स्पेस में कर्वेचर या वक्रता आती है। इससे पदार्थ एक दूसरे की तरफ खींचते हैं, जैसे दो कांच के गोले एक फनल में। आइंस्टीन की थ्योरीज ने ब्रह्मांड के शुरुआत पर भी प्रकाश डाला, जिससे बिग बैंग से सब कुछ शुरू होने का कॉन्सेप्ट आया। वैज्ञानिक लंबी अवधि से सोचते आए हैं
कि क्या ब्रह्मांड अनंत है या सीमित, लेकिन आइंस्टीन ने एक बीच का रास्ता सुझाया, कहकर कि कुछ चीजें सीमित भी हो सकती हैं और अनंत भी। जैसे अगर आप अर्थ पर एक दिशा में चलते जाते हैं तो आप हमेशा चलते रह सकते हैं, आपको कोई अंत नहीं मिलेगा। इस तरह ये अनंत है, लेकिन फिर भी सीमित है, क्योंकि ग्रह की एक निश्चित सतह है। इससे आइंस्टीन ने सोचा कि क्या स्पेस की ज्यामिति भी ऐसी नहीं हो सकती। शायद अगर आप एक दिशा में जाते हैं तो आप अंत में वही पहुंच जाएंगे जहां से शुरू किया था, लेकिन एक सीमित ब्रह्मांड का मतलब ये होगा कि ग्रेविटी के कारण उसके अंदर के सभी पदार्थ केंद्र की तरफ खींचते जाएंगे, जो कि अंत में सभी पदार्थ का अंदर की तरफ धंसना होगा। चूंकि ऐसा अभी तक नहीं हुआ है, आइंस्टीन ने सोचा ब्रह्मांड बाहर की तरफ फैल रहा होगा, एक ऐसे घटना के कारण जो सब कुछ गति में लाई। और यही से आइंस्टीन ने बिग बैंग थ्योरी का विचार निकाला, जो कि शुरुआती घटना थी जो ग्रेविटेशनल खिंचाव को काउंटर करने के लिए पर्याप्त बल पैदा करती है। 20वीं सदी में सिर्फ आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी ही गेम चेंजर नहीं थी। क्वांटम थ्योरी यानी क्वांटम मैकेनिक्स ने भी फिजिक्स को बदल के रख दिया। जनरल रिलेटिविटी तो स्पेस और मैटर के कॉस्मिक लॉज को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स हमें एटम्स और पार्टिकल्स के माइक्रोकॉस्मिक लेवल पर हो रहे काम का सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन देता है। लेकिन इस फील्ड में भले ही एक्सपेरिमेंटल सक्सेस मिली हो, अभी भी कई मिस्ट्रीज हैं जिनसे फिजिसिस्ट्स जूझ रहे हैं। क्वांटम मैकेनिक्स ने हमारे दुनिया के 3 फंडामेंटल पार्ट्स पर रोशनी डाली है: ग्रैन्युलैरिटी, रिलेशनलिटी और इंडिटरमिनेंसी। ये सब शुरू हुआ 1900 में, जब जर्मन फिजिसिस्ट मैक्स प्लैंक ने इलेक्ट्रिकल फील्ड्स में एनर्जी कैलकुलेट करना शुरू किया। प्लैंक ने अपने लिए थोड़ा आसान बनाने के लिए मान लिया कि फील्ड में सारी एनर्जी छोटे पैकेट्स, जिन्हें उन्होंने क्वांटा कहा, में डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंटीन्यूअस रेट में नहीं, जैसा कि आमतौर पर माना जाता था। प्लैंक के लिए सरप्राइज था कि उनके कैलकुलेशंस बिल्कुल सही थे। जल्दी ही पता चला कि क्वांटा सिर्फ मैथमेटिकल ट्रिकरी से ज्यादा था। 1905 में आइंस्टीन ने रियलाइज किया कि लाइट भी इसी तरह के छोटे पैकेट्स से बनी होती है। कुछ साल बाद डेनिश फिजिसिस्ट नील्स बोहर ने पाया कि एटम के इलेक्ट्रॉन्स के पास सिर्फ खास अमाउंट्स में ही एनर्जी हो सकती है, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑन ऑफ एनर्जी के बजाय जो पहले माना जाता था। तो प्लैंक, आइंस्टीन और बोहर ने जो डिस्कवर किया वो क्वांटम मैकेनिक्स के पीछे का फंडामेंटल थ्योरी है कि यूनिवर्स ग्रैन्युलर है, क्योंकि एनर्जी और लाइट दोनों टिनी फिनाइट पैकेट्स से बने होते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स का अगला फंडामेंटल एस्पेक्ट है कि दुनिया रिलेशनल है, जो जर्मन फिजिसिस्ट वर्नर हाइजेनबर्ग की डिस्कवरी है। 1920s में हाइजेनबर्ग ने पाया कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा स्पेस में प्रिसाइज पोजीशन में नहीं होते। इससे एक और कॉमनली हेल्ड बिलीफ अमंग फिजिसिस्ट्स को चैलेंज किया गया। हाइजेनबर्ग ने पाया कि इलेक्ट्रॉन का पोजीशन सिर्फ तब डिटरमिन कर सकते हैं जब वो किसी और चीज के साथ इंटरैक्ट कर रहा हो। इससे आगे बढ़ के इसका मतलब ये भी है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ अपने रिलेशन के हिसाब से किसी और ऑब्जेक्ट के साथ ही एक्सिस्ट कर सकता है। इससे हम क्वांटम मैकेनिक्स के तीसरे एस्पेक्ट पर आते हैं, इंडेटरमिनेंसी। जैसा कि नाम से लगता है, इंडेटरमिनेंसी का मतलब है कि फिजिकल इवेंट्स जैसे इलेक्ट्रॉन का पोजीशन को प्रिडिक्ट करने में सिर्फ प्रोबेबिलिटी होती है, सर्टेनिटी नहीं। यह है सबएटॉमिक एनवायरनमेंट की अजीब दुनिया। आजकल फिजिक्स में एक अजीब सी सिचुएशन है। 20वीं सदी के 2 बड़े थ्योरी, जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स, आपस में नहीं मिलते। जनरल रिलेटिविटी के हिसाब से तो स्पेस कर्व्ड है और सब कुछ कंटीन्यूअस है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के दुनिया में स्पेस फ्लैट है और सब कुछ छोटे पैकेट्स में आता है। फिजिसिस्ट चाहते हैं कि ये डिफरेंसेस सॉल्व हो जाएं और एक ऐसी थ्योरी मिले जो इन दोनों दुनियाओं को साथ ला सके, और यही काम क्वांटम ग्रेविटी करने की कोशिश कर रही है। क्वांटम ग्रेविटी के 2 बड़े दावे हैं। पहला, स्पेस कंटीन्यूअस नहीं है बल्कि ग्रैन्युलर भी है। ये हमें वापस ले जाता है डेमोक्रिटस के पास और एटॉमिक लेवल पर क्या इन्फिनिटली डिवाइड किया जा सकता है या नहीं, इस सवाल के पास। क्वांटम ग्रेविटी और सोवियत फिजिसिस्ट मैटवेई ब्रॉन्स्टीन के हिसाब से स्पेस भी इन्फिनिटली डिविजिबल नहीं है, जैसे डेमोक्रिटस ने मैटर और एटम्स के बारे में सोचा था। ब्रॉन्स्टीन ने अपनी थ्योरी 1930s में बनाई थी और बाद की रिसर्च ने भी इस क्लेम को सपोर्ट किया है कि स्पेस को सबसे छोटा डिवाइड जो किया जा सकता है वो है 10 सर्कमफ्लेक्स 33 सेंटीमीटर्स। इस मेजरमेंट का नाम प्लैंक लेंथ है और ये एटम के न्यूक्लियस से 1 बिलियन गुना छोटा है। चूंकि स्पेस अब मैटर की तरह ज्यादा लग रहा है, इसलिए स्पेस के एटम्स या स्पेस के क्वांटा जैसे नाम से भी इसके ग्रैन्युलर नेचर को रेफर किया जाता है। क्वांटम ग्रेविटी का दूसरा बड़ा दावा टाइम के बेसिक नोशंस से जुड़ा है। 1 सदी पहले
आइंस्टीन के स्पेशल रिलेटिविटी के थ्योरी ने हमें ये समझा दिया कि हम सब एक कॉस्मिक क्लॉक के अधीन नहीं हैं। असल में यूनिवर्स में कुछ जगहों पर टाइम स्लो या फास्ट चलता है। उदाहरण के लिए, जितना ऊपर हो टाइम उतना तेज चलेगा। अगर एक घड़ी टेबल पर रखो और एक फर्श पर, तो जमीन के करीब वाली थोड़ी स्लो चलेगी। क्योंकि टाइम अब एक यूनिवर्सल और रिलायबल साइंटिफिक मेजरमेंट नहीं रहा, मॉडर्न फिजिसिस्ट्स क्वांटम ग्रेविटी के फील्ड में भी अपने फंडामेंटल इक्वेशंस में टाइम का यूज नहीं करते। तो ये कहना सेफ है कि इवेंट्स अब टाइम में नहीं होते, बल्कि ये भी कह सकते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स में टाइम एक्सिस्ट ही नहीं करता। फिजिक्स की पढ़ाई ने लंबा सफर तय किया है। एंशिएंट ग्रीस के स्कॉलर्स पहले थे जो रीजन यूज करते थे, और फिर मिडिल एजेस में साइंटिफिक मेथड डेवलप हुआ जिसमें रिगरस और रिपीटेबल एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। इसी परंपरा से न्यूटन ने एक थ्योरी डेवलप की जिसमें टाइम और स्पेस एब्सोल्यूट थे। लेकिन 20th सेंचुरी में आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स ने न्यूटोनियन ट्रेडिशन को उलट कर दिया। आज फिजिसिस्ट जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स के डिफरेंसेस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और इससे एक अद्भुत दुनिया खुल गई है जहां टाइम रिलेटिव है, स्पेस ग्रैन्युलर है और इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट भी करते हैं और नहीं भी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया बुक बाइट्स चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे और अद्भुत वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने में मदद करता है। धन्यवाद। यह जानकर बहुत खुशी हुई कि आपको यह वीडियो पसंद आया। बुक बाइट्स चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। हम आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट बनाने का प्रयास करते रहेंगे। यहाँ कुछ और वीडियो दिए गए हैं जो आपको पसंद आ सकते हैं।